सभी उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल आपका अपना एसपी सर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया भौतिक विज्ञान में समतल में गति चल रहा था हमारा। आज लेक्चर नंबर 6, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा और इंपॉर्टेंट सा टॉपिक। इस चैप्टर में अभी तक हमने क्या पढ़ लिया भैया? इसमें हमने सबसे पहले सदिश के बारे में बहुत डिटेल में जानकारी हासिल करी, फिर हमने प्रक्षेप गति पढ़ना शुरू कर दिया था पिछली क्लास में। आने वाली क्लासेस में हम ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेपण देखेंगे, ऊंचाई से तिर्यक प्रक्षेपण देखेंगे, अपेक्षित गति देखेंगे और फिर उसके बाद में वर्षा व्यक्ति संबंधित प्रश्न और साथ ही साथ हम नदी नाव संबंधित प्रश्न भी डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है बेटा? चलिए तो बिना समय खराब करे हम क्लास की शुरुआत करते हैं। हमने इस चैप्टर में अभी तक प्रक्षेप गति पर बहुत सारी और बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हासिल कर ली है। अब हम पढ़ने वाले हैं समान परास के दो प्रक्षेपों की तुलना करेंगे और उसके बाद में प्रक्षेप पथ का समीकरण देखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट सी बात, साथ ही साथ हम प्रक्षेपण पर महत्वपूर्ण उदाहरण करेंगे। मतलब आज की क्लास में स्टार्टिंग के 25 से 30 मिनट तक हम ये पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे और फिर बची हुई आधी पूरी क्लास तक, मतलब सर आधी पूरी क्या होता है? आधी का बचा हुआ हिस्सा, मतलब क्लास का जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसमें हम महत्वपूर्ण उदाहरण ही डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बेटा तो क्लास शुरू करते हैं। अभी तक इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है एक बार मैं छोटे से ना 1 मिनट के अंदर आपको कोई रिविजन दे देता हूं, ताकि हमें जो अपनी फॉर्मूले यूज में आएंगे उनसे आप रूबरू हो जाए। यहां पर हमने पढ़ा था कि अगर एक गेंद को थीटा कोण पर यू वेग से फेंका तो यहां पर इसके दो घटक होते हैं, एक यू एक्स होता है और एक यू वाई होता है। और साथ ही साथ यहां पर हमने एच मैक्स के बारे में समझा था, हमने आर के बारे में समझा था, मतलब परास के बारे में समझा था और उड़नकाल की बातें करी थी, है ना। हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें करी उनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें थी कि सर अगर आपने गेंद को फेंका तो क्षैतिज दिशा में, 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 क्षैतिज दिशा में इस पर कोई बल नहीं लग रहा है, मतलब क्षैतिज दिशा का इसका वेग हरदम समान रहेगा। फिर उसके बाद में ऊर्ध्वाधर दिशा का वेग कम होगा, कम होगा, कम होगा, यहाँ पर शून्य हो जाएगा, फिर नीचे की दिशा में बढ़ेगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा और जब गेंद टकराएगी तो फिर से अधिकतम हो जाएगा और ये कोण थीटा ही है। क्लियर है कहानी? चलो बेटा अब इसमें हमने और भी इंपॉर्टेंट बातें करी थी, जैसे h का फॉर्मूला क्या होता है? सर h का फॉर्मूला आपने बताया था uy का स्क्वायर अपॉन में 2g। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सब अभी हमें यूज होएगा। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। साथ ही साथ अगर हम चाहे तो रेंज के लिए फॉर्मूला, रेंज के लिए सूत्र लिख सकते हैं। रेंज के लिए क्या लिख सकते हैं? 2ux uy बटे में g। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 यू साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा से, चलो मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये यू वाई है, लिख ही देते हैं। यहां पर ये यू कॉस थीटा होगा, यू एक्स जो होगा यू कॉस थीटा होगा और यू वाई जो होगा यू साइन थीटा होगा अपॉन में जी। तो इसे चाहे तो हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये मैंने आपको बता दिया था। साथ ही साथ हमने उड़नकाल की बातें करी थी, वो होगा 2uy बटा जी, जिसे हम लिख सकते हैं 2u साइन थीटा अपॉन में जी इज द करेक्ट आंसर। चलो भैया तो ये सब हमने जान लिया है, ये सब कुछ हमने पहचान लिया है। और इसके अलावा हमने एक दो और इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी बातें करी थी कि सर आर और एच में संबंध, रामू तो चोर है, रामू तो चोर है। और इसके बाद में हमने देखा था कि अगर परास मैक्स करना है, आर मैक्स करना है, परास का मान अधिकतम रखना है तो कितने पर परास अधिकतम होगा? परास अधिकतम कितने पर होगा? तो सर परास अधिकतम होगा या परास अधिकतम होगा 45 डिग्री पर, थीटा बराबर 45 डिग्री पर होगा, या पाई बाय 4 लिख सकते हैं हम। और इसमें आर मैक्स का जो मान था वो क्या था? वो था यू स्क्वायर बाय जी। आर मैक्स का जो मान था वो था यू स्क्वायर बाय जी। क्यों? क्योंकि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 हो गया तो यू स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने इसमें ये एनिमेशन से समझा था कि अगर ये रामलाल गेंद फेंकेगा तो यहाँ पर 45 डिग्री पर फेंकेगा तो इसमें यहां से यहां तक में इसका जो विस्थापन होगा वह अधिकतम आ जाएगा, मतलब सॉरी परास एक्स दिशा का विस्थापन या परास जो होगा वो अधिकतम आ जाएगा। साथ ही साथ यहां पर ये अगर 80 डिग्री पे
और 10 डिग्री पे, है ना, 80 डिग्री पे और 10 डिग्री पर अगर फेंके तो परास समान होगा, 30 डिग्री और 60 डिग्री पर परास समान होगा, और 45 पर ही परास समान होगा। मतलब ये कैसे कोण है? पूरक कोण। पूरक कोण क्या होते हैं? जिन कोणों में अगर एक कोण θ1 है, θ2 है, θ1 प्लस θ2 90 डिग्री हो जाए, या एक थीटा हो जाए दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाए, तो ये जो कोण होते हैं ये पूरक कोण कहलाते हैं। इनमें परास समान होता है। ठीक है, ये रिवीजन क्यों करवाया? क्योंकि अभी हमें आगे काम आने वाला है। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बात करते हैं और हम टॉपिक को शुरू करते हैं जिसमें हम बोलेंगे समान परास के दो प्रक्षेपों की तुलना। अब मुझे पता चल गया था कि समान परास कब आता है। समान परास कब आता है भैया? समान परास आता है सर दो पूरक कोणों के लिए। ठीक है, तो अब ऐसा ही कुछ डायग्राम हम अगले पेज पर भी बनाने जा रहे हैं। हमने सोचा कि देखो भैया रामलाल, यहां से एक गेंद फेंको, तो गेंद फेंकी इसमें तो उड़ती भी गेंद यहां पर गई, तो इसने कुछ थीटा डिग्री पर फेंकी होगी। कितने पे फेंकी? थीटा डिग्री पर, या आप इसे θ1 भी बोल सकते हैं ना। ये θ1 बराबर थीटा कर दिया मैंने। ठीक है, तो इसे एक नंबरी पद बोल दिया। क्या बोल दिया? एक नंबरी पद से उड़ते हुए बहुत ऊपर से गेंद गई। दूसरे वाले में क्या किया इसने? दूसरे वाले में इसने यहां से एक और गेंद फेंकी, लेकिन इसका कोण कम रखा, लेकिन फिर से परास सेम आ गया फिर से। तो यहां पर ये जो कोण आया है ना, नारंगी रंग से जो हमने बनाया है, अच्छा नहीं सर ये तो बैंगनी रंग टाइप दिख रहा है। चलो, तो यहां पर ये हो जाएगा θ2 और इसे हम बोल देते हैं 90 माइनस थीटा। और ऊपर वाला जो कोण था उसे हमने देखो यार ऐसा बाहर करके एरो बना दिया, मतलब ये वाला कोण का मान बाहर रख रहा हूं मैं, तो इसे हमने थीटा बोला था। θ1 बराबर थीटा और इसे बोल देते θ2 बराबर 90 माइनस थीटा। तो ये हमने यहाँ पे बोल दिया। ये H1 मतलब सॉरी इसका ये पथ 1 नंबर है, इसका पथ 2 नंबर ही है, तो 1 नंबरी और 2 नंबरी पता चला। अब यहां पर मैंने ऐसा माना कि यार फर्स्ट वाली कंडीशन मतलब पहले प्रक्षेपण के लिए अगर हम बात करें तो पहले प्रक्षेपण के लिए अगर h की बात करें तो h मान के चलो अधिकतम ऊंचाई जो है वो h1 लिख देता हूं मैं। तो h1 का मान क्या लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये पहले वाले के लिए लिखा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से अगर मैं पहले वाले के लिए उड़न काल की बात करूं तो t1 क्या लिखेंगे? सर लिखेंगे 2u साइन थीटा अपॉन में g। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे कोण θ1 जो है वो थीटा के बराबर है। इसी प्रकार से अगर मैं परास की बात करूंगा तो आ जाएगा 2u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो ये परास आ जाएगा इसमें। अच्छा सर ये भी हमें पता चला, ये भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया, मजा आया। अगर मैं दूसरे प्रक्षेपण की बात करूं या दूसरी प्रक्षेप गति जो हो रही है उसकी बात करूं, दूसरे प्रक्षेपण के लिए बात करी जाए तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं? उसके लिए सर H2 लिख सकते हैं हम। अच्छा मतलब ये अधिकतम ऊंचाई को मैं बोलना चाह रहा हूं H2 और इस अधिकतम ऊंचाई को मैं बोलना चाह रहा हूं H1। मैं क्या कर रहा हूं ये, क्यों कर रहा हूं ये मुझे पता है। हाँ तुझे पता है नहीं? समझ यहां पर H2 अभी क्या करने वाले देखो, है ना। अभी H1 H2 का मान एक बार लिख कर तो देखो, फिर आएगा मजा। तो H2 का क्या हो जाएगा? u स्क्वायर। सर सस्पेंस बना रहे, हाँ सस्पेंस में ही तो मजा आता है एकदम से। ओहो ऐसा था क्या? थीटा क्या रखेंगे? अब कोण कितना है? अब 90 माइनस थीटा है। तो अगर 90 माइनस थीटा होगा तो यहां पर से मैं इसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा u स्क्वायर। सर 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g हो जाएगा। क्या हो जाएगा? u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं t2 लिखूं, t2 तो ये हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि एक कोण थीटा बोल दिया, दूसरा कोण 90 माइनस थीटा अपॉन में 2g। तो हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन में g। क्लियर है? अच्छा परास क्या लिखेंगे इसके लिए? सर परास तो समान ही है, दो में प्रूफ, अरे यार कितनी बार प्रूफ करके दूं यार तुम्हें। u स्क्वायर साइन
टू कल करा था हमने, ये 90 माइनस थीटा अपॉन में जी। तो ये यहाँ पे ये अंदर मल्टीप्लाई होगा 180 माइनस 2 थीटा हो जाएगा। तो 180 माइनस 2 थीटा फिर से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा। कल ही हमने ये बात प्रूव भी करी थी। तो परास तो समान आएंगे ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात थी, ठीक है, तभी तो ये बातें बनी थी। अब हमसे सवाल क्या पूछा जाएगा, हमसे सवाल एम्स में, आईआईटी में, नीट में काफी बार आ चुके हैं, है ना। हमसे बोलेंगे कि अगर दो प्रक्षेप गति हो रही है ना, एक का कोण थीटा है, एक का कोण 90 माइनस थीटा है, या दो पूरक कोणों के लिए H1 H2 में और T1 T2 में क्या संबंध हो सकते हैं, है ना। हमसे पूछेगा H1 गुणा H2 क्या होगा, H1 बटा H2 क्या होगा, H1 प्लस H2 क्या होगा। तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण संबंध अब हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं, है ना। अगले पेज पर जा रहा हूं, उसमें केवल H के संबंध बनाऊंगा, अगले पेज में हम T के संबंध बनाएंगे। तो अगर बात करें हम महत्वपूर्ण संबंध की, महत्वपूर्ण संबंध के लिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले H के लिए हम बात करें हाइट के लिए। तो देखो हमारे पास H1 का सूत्र है, H2 का सूत्र है, ठीक है। तो अब हम क्या क्या खेल खेल सकते हैं इनके साथ। देखो मैं पहले मल्टीप्लाई करके देखूंगा, डिवाइड करके देखूंगा, प्लस करके देखूंगा, क्या क्या होता है देखते हैं। तो ये H1 है, ये H2 है। तो सर मुझे एक चीज तो साफ दिखती है, जो सवाल में मुझसे पूछी गई है बहुत बार, कि यार H2 प्लस H1 का मान क्या है, H1 प्लस H2 का मान। तो H1 का मान क्या है सर, H1 प्लस H2 का मान निकालना चाहते हैं। तो H1 का मान क्या है सर, ये u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, प्लस H2 का मान क्या है, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। वाह भाई वाह, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो यहां से u स्क्वायर बटा 2g कॉमन ले लो, ये हो गया सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहां से ये बचा, क्या बचा, ये बचा u स्क्वायर अपॉन में 2g इंटू 1। मतलब मैं लिख सकता हूं कि सर H1 प्लस H2 जो होगा वो u स्क्वायर अपॉन में 2g होगा। ये मुझसे डायरेक्ट रिलेशन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि बताओ भैया H1 प्लस H2 क्या होगा। ऐसे ही अगर मैंने H1 डिवाइडेड बाय H2 कर लिया, कल को क्या कर लिया, H1 डिवाइडेड बाय H2, तो H1 डिवाइडेड बाय H2 क्या होगा। तो H1 डिवाइडेड बाय H2 करना बहुत आसान है ना। ये पहला संबंध था, अब दूसरे संबंध की तरफ जा रहे हैं। ये रहा सर H1, ये रहा H2, दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखो तुम्हें अगर डिवीजन किया जाए तो ये बात हर एक कमांडो को चमकनी चाहिए कि u स्क्वायर अपॉन 2g कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या चमकनी चाहिए कि u स्क्वायर अपॉन 2g तो कट गया। तो यहां पर क्या होगा, एक बार काट के बताते हैं। देखो H1 लिखेंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g डिवाइडेड बाय u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो बेटा देख, ये 2g ने छुरी को मार दिया, 2g ने 2g को मार दिया, u स्क्वायर मैंने u स्क्वायर को मार दिया। तो क्या बचा यहां से सर, यहां से बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सर, साइन बटा कॉस होता है 10। तो हम इसे लिख सकते हैं यहां पर कि सर H1 बटा H2, ध्यान से देखो H1 बटा H2 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, या हम लिख सकते हैं इसे tan स्क्वायर थीटा। ये सारी बातें आपको खुद से भी डिराइव करते बननी चाहिए, है ना। एकदम आसान आसान सी बातें हैं। सोचो अब ऐसे ही H1 इंटू H2 क्या होगा, H1 इंटू H2 क्या होगा, यहाँ पे क्या आंसर आएगा। तो एक बार गुणा करके देख लो गुरुजी, चलो करते हैं। H1 है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g इंटू u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें, है ना, ध्यान से देखना, मैं खतरनाक तरीके से मल्टीप्लाई करके बताऊंगा तुम्हें। मैंने इसे लिखा u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में 2g का स्क्वायर। उड़ गए तोते, एक बार करके देख, यही आएगा। क्या था ये साइन स्क्वायर थीटा, तो देख ये साइन स्क्वायर थीटा ही तो है, कॉस स्क्वायर थीटा था, हाँ है। u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर, u की घात 4 होना चाहिए, तो ये u स्क्वायर है, उसमें का स्क्वायर है, तो u की घात 4 अपने आप बन जाएगा। 2g का गुणा होगा तो यहाँ पे 2g की घात 2 बन जाएगा। एकदम सन्नाटे में आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो यहां पर अरे हाँ तो बोल दो, है ना, तो सन्नाटा था तो दिमाग पर पता नहीं क्या कर दिया है ना आदमी ने। देखो
अब क्या करना चाहता हूं मैं, है ना, मेरे जीवन का मकसद क्या है? मेरे जीवन का मकसद तो तुम्हें पढ़ाना है, अपने धर्म का पालन करना है, लेकिन इसमें हम क्या आगे चाहते हैं ये बताना चाहता हूं मैं तुम्हें। इसमें हम इसे आर बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देख, जहां पे भी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और यू स्क्वायर दिखता है वो मेरा रेंज जैसा होता है ना। रेंज का सूत्र क्या था? परास का सूत्र था सर यू स्क्वायर टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी, है ना। मैंने उसको खोल कर लिख दिया। वैसे वास्तविक सूत्र क्या था? यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी। तो देख, ये कुछ कुछ वैसा ही बन रहा है। तो इसको पूरा पूरा वैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया? पूरा पूरा वैसा बनाने के लिए मैंने क्या किया? यहां से अगर मैंने देखा तो मुझे पता चला यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी का मान जो हो जाएगा वो r/2 हो जाएगा। तो यहां पर मैंने इस पूरे की जगह r/2 रख दिया और एक 2 ऑलरेडी था। किसकी जगह रखा मैंने? किसकी जगह रखा मैंने? इसकी जगह रखा। तो यहां पर क्या बच गया? यहां पर सर हो गया ये इसका पूरे का वर्ग है। ओहो, तो यहां पर हो जाएगा r का वर्ग बटा 4। ठीक है, ये किसका मान आ गया है ना? अच्छा, 4 का वर्ग होगा यहां पर। अरे पूरे का वर्ग लिखा देते। देखो ये r है, ये 2 दूनी 2, 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। ठीक है, और उस पूरे पे वर्ग, वर्ग तो है ही। और यह है h1 गुणा h2 का मान। तो मेरे पास h1 इंटू h2 का मान आ गया। ये क्या आ गया? h1 इंटू h2 होता है सर r/4 का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। या मैं चाहूं तो इसे क्या लिख सकता हूं, है ना, यहां पर इसके अभी तो यहां पर लिख देते, ये हो जाएगा r²/16। फिर उड़ गए तोते, कितने उड़ाओगे? देखो यहां पर इसका वर्ग कर ले। अच्छा, और क्या लिख सकते हैं सर? देखो इसी को मैं चाहूं तो ऐसा लिख सकता हूं, ये 4 इधर वर्गमूल ले लो तो जगह h1 इंटू h2 और ये 4 का गुणा कर लो इधर, तो हो जाएगा r। ये क्या हो जाएगा? r। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल लेंगे और 4 का गुणा करेंगे तो 4 वर्गमूल h1 h2 बराबर r आ जाएगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट संबंध, यह संबंध कैसे पूछ जाएंगे? सीधा सवाल में बोलेगा कि दो प्रक्षेप, एक का कोण थीटा, एक का कोण 90 माइनस थीटा, तो निम्न में से क्या सही बात होगी? h1 प्लस h2, h1 अपॉन h2, h1 इंटू h2। ये सारी बातें मैंने महत्वपूर्ण संबंध h के लिए करे। ऐसे ही अब मैं महत्वपूर्ण संबंध जो है, महत्वपूर्ण संबंध मैं बनाने जा रहा हूं टी के लिए, टीएफ के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। तो क्या महत्वपूर्ण संबंध होंगे टाइम ऑफ फ्लाइट के, ये हम देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। महत्वपूर्ण संबंध टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, तो देखो सर T1, अभी आप भूल गए, बहुत दूर था, चल लिख ले यहाँ पे। T1 बराबर 2u साइन थीटा बाई जी था पहले वाला, और T2 जो था तो तुझे पता है क्या था? ये तो सास 2u कॉस थीटा अपॉन में जी। ठीक है, अब इनसे क्या क्या बना सकते हैं? वैसी ही कुछ बातें हैं जैसे हमने अभी भी पीछे करी है ना। अगर मैं चाहूं तो इनको ऐड कर दूं, ऐड करने से कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर होता तो कुछ हो जाता, तो मैंने कर दिया इनको डिवाइड, T1 अपॉन में T2। तो T1 अपॉन में T2 करूंगा तो क्या आ जाएगा सर? आ जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में जी अपॉन में 2u कॉस थीटा अपॉन में जी। तो जी से जी कट जाएगा, 2u से 2u कट गया। ओहो, फिर से हो गए मजे। साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बचा। करके देख ले डिवाइड, कॉपी पे पेन चला ले। मूर्ख बालक ऐसे देखता रहता है स्क्रीन पर, कबूतर थोड़ा निकल के बाहर आएगा यहां से। T1 बाई T2 जो होगा वो tan थीटा होगा। इंपॉर्टेंट सी बात। दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या हो सकता है? ये सब एम्स में, जी मेंस, जी एडवांस में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं मैं। अच्छा सर, अब क्या कर सकते हैं? इनको सीधे तो नहीं जोड़ सकते, इनका वर्ग करके जोड़ा जा सकता है। तो T1 का वर्ग धन T2 का वर्ग कर सकते हैं। T1 का वर्ग धन T2 का वर्ग क्या होगा? तो देखो भैया, वर्ग करके जोड़ के देखते हैं। ये हो जाएगा सर 2u साइन थीटा अपॉन में जी का वर्ग प्लस 2u कॉस थीटा अपॉन में जी का वर्ग। तो क्या होगा यहां पर? तो सर अगर वर्ग कर करके खेले, हम वर्ग कर करके खेले तो जगह 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में जी का स्क्वायर प्लस 4u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में जी का स्क्वायर।
तो इसमें तो 4u² कॉमन आ जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या बचा अंदर? जी का स्क्वायर भी आया सर। अंदर बचा सर जी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, जिसको मैं चाहूं तो 1 लिख सकता हूं और आंसर लिख सकता हूं मैं, ये हो जाएगा 4u²/g। मतलब कि कहानी कुछ ऐसी हुई, t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर होगा 4u²/g। 4u²/g t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ऐसे इसमें और भी संबंध हो सकते हैं, जैसे t1 इंटू t2। ऐसा पूछा तो नहीं गया है ना, और मैंने बनाया भी नहीं है, लेकिन बना दो क्या तुम्हें? चलो बना देते हैं। आज से तुम्हारी कक्षा से एक नई चीज पढ़ाना शुरू हो रही है, t1 इंटू t2। ऐसा पूछा नहीं, लेकिन बना सकते हो यार। अभी मेरे दिमाग में आया, चल मल्टीप्लाई कर रहे डिवाइड कर रहे, चल मतलब डिवाइड कर रहे प्लस कर रहे है ना, तो मल्टीप्लाई करके भी देख लो। तो क्या हो जाएगा यहां से, यहां पर हो जाएगा t1 इंटू t2, तो हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में g इंटू 2u कॉस थीटा अपॉन में g। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दोनों को तो क्या हो जाएगा, डिंग 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 डिंग। तो देखो u इंटू यू का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा है ना, देखना ध्यान से, मैं कितना चालाक बनने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसमें रेंज बनाऊंगा फिर से, क्योंकि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बना तो रेंज बना। ये होगा u² इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में g इंटू 2/g। देखो वही लिखा है, वही कपड़े है, बस मैंने पोस्टर को बदल दिया है ना, मतलब कि बस थोड़ा इधर उधर पहन लिया। यहां पर u इंटू u², 2 तो 2 था और 1 2 2 2 थे, तो 1 2 अंदर 1 2 बाहर, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। क्यों? क्योंकि ये मुझे पता है रेंज है, अभी बताया। तो 2/g इंटू r। लो भैया, तो t1 इंटू t2 का नया सूत्र बन गया, ये याद रख सकते हो आप, 2r/g। तो क्या सर मुझे ये सब कुछ रट्टा मारना है? नहीं बेटा, तुझे ये सब कुछ रट्टा नहीं मारना है ना, तुझे बस पता होना चाहिए कि बनते कैसे हैं। कि अगर मैं h1 इंटू h2, जैसे इसमें कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं जो वाकई में बहुत बार पूछी गई है और नीट में आने की पॉसिबिलिटी है, तो उसको आप चाहो तो सीधे सीधे याद रख सकते हो। जैसे इसको बनाने में थोड़ी कठिनाई भी होती है ना, इसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है, तो इसको आप रट सकते हो। बाकी तो h1 इंटू h2 सॉरी h1 प्लस h2 h1 डिवाइडेड बाय h2 करेगा, पूछेगा तो सीधे सीधे कर सकते हो, कोई लोड वाली बात नहीं। ठीक है कहानी, चलो वैसे ये यहां पर भी इतनी कोई लोड वाली बात नहीं है। आप चाहो तो t1 इंटू t2 को भी याद रख सकते हो, 2r/g होता है। बाकी तो डिवाइड करोगे या स्क्वायर करके ऐड करोगे तो सीधे सीधे आंसर आ जाता है। तो ये दो प्रक्षेप जिनकी परास समान है के लिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। अब आगे बढ़ते हैं है ना, अब हम बात करेंगे प्रक्षेप पथ का समीकरण। अच्छा सर, ये क्या आप सवाल करवा रहे हो तो क्वेश्चन ही नहीं प्रैक्टिस करवा रहे? अरे बालक, सब क्वेश्चन ही चल रहे हैं है ना। ये इसके अंदर मालूम है मैंने कितने सवाल करवा दिए? ये मैंने करवा दिए 3 3 6 और मान के चलो कम से कम 12-15 सवाल कर लिया हमने। कैसे 12-15 हो गए? h1 प्लस h2 पूछ सकता है, h1 इंटू h2 पूछ सकता है, h1 ये वाला रिलेशन पूछ सकता है, h1 बटा h2 पूछ सकता है, t1 t2 t ये सारे रिलेशन सीधे से पूछ सकता है। या बोलेगा कि यह ऐसा है तो क्या होगा आगे, मतलब कि दो गेंदों के मध्य कोण कितना था है ना, एक का कोण थीटा है, एक का कोण थीटा1 है, एक का कोण थीटा2 है। अब बोलेगा सवाल में t1 बटा t2 tan थीटा है, तो बताओ भैया कि यहां पर दोनों थीटा1 थीटा2 में क्या संबंध है। अब ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। हाँ तो भैया अब हम प्रक्षेप पथ का समीकरण देखते हैं। प्रक्षेप पथ का समीकरण कहने का मतलब क्या है कि यहां पर तो सर गेंद फेंकी हमने है ना, ये तो हमें अच्छी लगी, ये गई आगे, बहुत अच्छी लगी। अब लेकिन सर इसका पथ का समीकरण क्या होगा, मतलब ये पथ कैसा है, ये क्या एक अर्धवृत्त है, क्या यह परवलय है, कैसा समीकरण है इस पथ का है ना, या ये पथ का आकार या वक्र कौन सा है, वो जानना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम देखो बेटा, अभी जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये बात जगत के लिए सिद्ध है। मतलब इस प्रकार का कोई भी सवाल अगर तुमको दे दो पथ के बारे में बात करे ना, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूं, कभी भी पथ के बारे में बात करे वो, तो क्या ध्यान रखोगे, उसमें x का समीकरण लिखो। x का समीकरण क्या होगा सर, ये ux होता है, ये uy होता है, हमें पता है ये u कौन से फेंकी गई है, कौन थीटा है यहाँ पर, तो x होगा ux इंटू टी
अभी बताया था, अभी तो नहीं बताया, मतलब पिछली क्लास में हमने डिस्कस करा था कि किसी भी बिंदु पर अगर ये पहुंचे, मुझे नहीं पता ना ये पथ कैसा है, तो मैंने बोला कि यार यहाँ पे एक बिंदु है, तो ये बिंदु है, ये x दूरी पर है यहां से, और यहां से y दूरी पर है, तो x बराबर ux इंटू टी होगा और y बराबर ux टी स्क्वायर माइनस हाफ, अरे रे 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 भैया, ui टी स्क्वायर, ui टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होगा। ठीक है, हमसे जब भी पथ समीकरण की चर्चा की जाएगी, किसकी चर्चा की जाएगी, पथ समीकरण की, तो हम ऐसे ही करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, हम x और y में संबंध लिखेंगे, फिर से सुन क्या करने वाले हैं, हम x और y में संबंध लिखेंगे और x और y में संबंध t में लिखेंगे पहले तो, क्योंकि टी में लिखना आसान होता है, फिर टी का मान एक से उठाकर दूसरे में रख देंगे तो एक्स और वाई में सीधा संबंध बन जाएगा। अब ये एक्स और टी है, वाई और टी, तो एक्स और वाई में सीधा संबंध कैसा होगा, एक में से टी का मान उठा, यहां से तो निकाल नहीं सकता, यहां से मत निकालने की कोशिश कर लेना, वरना आज कुछ तूफानी करते हैं, हम सबसे तेजस्वी छात्र बनना चाहते पूरे भारत देश के, ऐसे नहीं बन पाएगा। यहां से टी का मान उठाकर इसमें रख, आ जाएगा। तो ये ऐसे हमको, अभी तो हम प्रक्षेप गति की बात कर रहे हैं, जैसे कोई भी गति हो तो उसके लिए आप निकाल सकते हैं ना, आपको एक्स और वाई में समीकरण दे देंगे, इसे बोलेंगे एक्स बराबर 5t है, वाई बराबर कुछ टी 2t स्क्वायर है, बताओ भैया आप समीकरण पथ कैसा होगा, है ना, तो टी का मान उठा के एक का दूसरे में रख दो। चलो भैया रखते हैं, तो यहां से टी का मान आ गया, ये हो गया सर ux अपॉन में, सॉरी टी बराबर ux अपॉन में x, यहां पर उठा के रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स, वाई बराबर ui तो था ही था, टी की जगह लिख देंगे हम ux अपॉन में x। सही लिखा क्या हमने, नहीं लिखा हमने, वही मैं सोचू कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। ये हो जाएगा x अपॉन में ux, अरे भैया x अपॉन में ux होगा ना, टी का मान, तो तुम भी हाँ बोल देते हो, तो यहाँ पर जाए x अपॉन में ux, सर हमने तो नहीं बोला था, आप ही लिख दिए। टी का मान क्या है, x अपॉन में ux का स्क्वायर। चलो, तो ये y और x में समय, ये आंसर आ गया, हाँ वाह भाई वाह, आंसर आ गया, वाह भाई वाह, आंसर आ गया। ठीक है, यही आंसर होगा। अब इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, वो बात अलग है ना, लेकिन हमारा ये आंसर, इसको घुमाकर और सुंदर कैसे बना सकते हो, देखो भैया सुंदर बनाने का तरीका। अच्छा, एक बात तो तुम्हें याद होगी, मुझे उम्मीद है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखाया था कि यार अगर आपके पास, अगर आपने गेंद फेंकी तो जो प्रारंभिक वेग या प्रारंभिक कोण होता है वो तो हमेशा समय के साथ नियत रहेगा। मैंने समझाया था तुम्हें कि जब देख, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से पूरा फिजिक्स जो पढ़ा उसमें यही बताया था कि जब देखा है ना, जहां से देखा उसे और जहां तक देखा उसे तक के बीच की बातें करते हैं हम, ठीक है। और जब देखा, तो जब पहली बार देखा मैंने उसे, तो वो प्रारंभिक हो जाएगा, और जब तक देखा वो अंतिम हो जाएगा। तो टाइम t बराबर 0 पर जब मैंने उसे देखा तो उसका कुछ वेग था, उसका कुछ त्वरण था, वह प्रारंभिक है, वह आगे जाकर भले ही वेग बदल जाए, कुछ भी बदल जाए, लेकिन प्रारंभिक स्थिति हमेशा समान रहती है, वो टाइम के साथ नहीं बदलती है। जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था, है ना, कि जैसे मान के चलो तुम पैदा हुए युगांडा में, तो तुम्हारा जन्म स्थान क्या हो, युगांडा, तुम युगांडा के रामलाल हो, है ना, तो युगांडा में अब तुम भले पूरे भारत देश में कहीं भी घूमो, है ना, या पूरे विश्व में कहीं भी घूमो, लेकिन तुम कहाँ के हो, तुम युगांडा में जन्म लिए हो। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे हमने इंदौर में जन्म लिया, तो इंदौर, अब मैं भले ही दिल्ली में घूमूं, पूरे भारत देश में, पूरे विश्व में कहीं भी चले जाऊं, है ना, अगले साल मैं अमेरिका जा रहा हूं, चलोगे नहीं, तो अमेरिका वाली पहुंच जाऊं, लेकिन फिर भी मेरा जन्म स्थान कहाँ है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पर मैं कहां पर था, मैं इंदौर में था। ठीक है, तो वैसे टाइम t इक्वल्स टू 0 पर ये इसका वेग u था, तो ये तो कहीं भी आगे चलकर वेग बदल जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन टाइम t को हम इसका प्रारंभिक वेग तो हमेशा u बोलेंगे, वो एक नियत मान होगा, लिखेंगे नहीं, लेकिन इसका फील आना चाहिए हमें। चलो भैया, तो हम इसको थोड़ा सा और तोड़ मोड़ कर अच्छा बनाते हैं। तो हमने क्या किया, ये लिखा y बराबर ui का मान होता है सर u साइन थीटा x अपॉन में u कॉस थीटा, ठीक है, माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये और खूबसूरत दिखा क्या, सर और गंदा दिख रहा है, नहीं ये ज्यादा खूबसूरत है, मानो तो सही। u से u कट गया, तो ये हो गया y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये दुनिया वाले ऐसे ही पढ़ते इस चीज को,
y बराबर x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है कहानी? ऐसे ही यह समीकरण पढ़ा जाता है और ऐसे ही सारी बातें होती हैं। तो ये इससे हमें क्या समझ में आ गया? पहली बात तो ये भी देखना पड़ेगा क्या बना दिया है। देखो ये एक्स और वाई में संबंध है ना। अब अगर मैं तुमसे जैसे मैंने डिस्कस किया तो उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ ना कि टाइम t इक्वल टू 0 पर जो चीजें थी वो कभी भी टाइम के साथ नहीं बदलती। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसे कि यह y बराबर x tan थीटा एक नियत मान है, इसको अभी के लिए मैंने a बोल दिया, माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा भी एक नियत मान है। ये नहीं बदलने वाला, ये नहीं बदलने वाला, जी नहीं बदलेगा, यू नहीं बदलेगा, क्योंकि वो तो यू तो फेंक दिया गया है ना, वो ये नहीं बदलने वाला। ठीक है, माइनस बी एक्स स्क्वायर। मैं तुम्हें ये फील दिलाना चाहता हूं कि ये जो समीकरण बना ये एक्स स्क्वायर का समीकरण बना। किसका समीकरण बना? एक्स स्क्वायर का समीकरण। अब क्या फील लेना है? मैंने तुम्हें ग्राफ में ये बात समझाई थी और जब हमने द्विघात समीकरण की बातें करी थी बेटा, तब मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्स स्क्वायर आता है तो द्विघात समीकरण जो होता है और उसका वक्र जो होता है, वक्र जो होगा वक्र परवलय होता है। वक्र क्या होता है? परवलय होता है। ये मैंने आपको सिखाया था, है ना। और ग्राफ इन्हीं के हिस्से से बनेंगे। मतलब जैसे मान के तुम कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ चढ़ाव बंद हुआ, मतलब समान हुआ, फिर कम हुआ, फिर बढ़ रहा है ना, परवलय बन रहा है, सरल रेखा बन रहा है, वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं का पार्ट होगा, इस बात की गारंटी मेरी। ठीक है, चलो तो एक बात समझते हैं सारे ग्राफ। हम क्या करने वाले बेटा, हम ये देखेंगे कि हमारी जो वस्तु है या हमारा जो पिंड है वो किस किस प्रकार की गति कर सकता है। तो अगर उसकी गति का xt, vt और at तीनों ग्राफ मैंने बना डाले, तीनों ग्राफ अगर मैंने बना दिए, तो वो आगे देखो यही तो हो सकता है, वो आगे विराम में हो, नियत वेग से चल रहा हो, नियत त्वरण से चल रहा हो, तो सारी गति मुझे पता चल जाएगी। क्लियर है कहानी? चलो तो अगर मैं भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों के लिए ग्राफ बना रहा हूं तो सबसे पहले मैंने लिया कि वस्तु विराम में है या विराम अवस्था के लिए ग्राफ बना रहा हूं मैं। तो अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो उसके लिए हम उसका xt ग्राफ कैसे बनाएंगे सोचो, हम उसका vt ग्राफ कैसे बनाएंगे ये सोचो, और हम उसका at ग्राफ कैसे बनाएंगे ये सोचो। तो सर इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, अगर विराम में है, विराम में है मतलब मान के चलो x बराबर 2 मीटर पे खड़ा हुआ है, x बराबर 4 मीटर पे खड़ा हुआ है, x बराबर 10 मीटर पे खड़ा है, तो समय बढ़ता जाएगा लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। समय बढ़ता जाएगा लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो जहां है वहीं रह जाएगा, है ना, वो जहां है वहीं रह जाएगा, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो अगर जहां है वहीं रह गया सर, तो वेग में बोल सकता हूं उसका वेग शून्य होगा, और वेग शून्य है तो त्वरण भी शून्य होगा। इसमें तो बहुत ही आसान सी बात है। मतलब कि अगर हमें xt ग्राफ कभी भी ऐसा दिखाई दे मतलब क्या हुआ उसका मतलब हुआ कि वस्तु विराम में है। अच्छा, अगर वह नियत वेग से गति कर रही है, नियत वेग से गति, या हम इसे एक समान गति भी कह सकते हैं, एक समान गति। तो एक समान गति के लिए क्या होगा यह समझते हैं, है ना। पहले तीनों ग्राफ में बना देता हूं। यहां पर हम बनाएंगे ओहो सीधी लाइन भैया, यहां पर हम बनाएंगे इसका xt ग्राफ, फिर टेढ़ी होगी, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हम बनाएंगे इसका vt ग्राफ और यहां पर हम इसका बनाएंगे at ग्राफ। अच्छा, तो अब अगर वेग नियत है तो क्या होगा ये सोचो। वेग नियत है मतलब कि सर वेग का मान नहीं बदल रहा, मतलब 5 मीटर पर सेकंड से चली जा रही है, तो मतलब क्या हुआ, इसका वेग नियत होगा, ऐसा होगा। vt ग्राफ बनाना सबसे आसान था। यह नियत वेग v0 अगर मैंने माना तो उसी वेग से चलती जा रही है, मतलब कि उसका वेग समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है ना। मतलब क्या हुआ इसका कि ये कोई भी नियत, ये यहाँ मतलब कि कुल मिलाकर कहानी ऐसी है कि यहाँ पर vt ग्राफ में जो ग्राफ बनेगा, vt ग्राफ जो इसका बनेगा वह समय अक्ष के समांतर रेखा बनेगी। समय अक्ष
के समांतर ग्राफ बनेगा, है ना। हमेशा यही होगा, समय अक्ष के समांतर जब भी वीटी ग्राफ आपको दिखे मतलब वह वेग नियत है, नियत वेग से चल रहा है वो, ठीक है। अच्छा, अगर त्वरण शून्य, वेग नियत मतलब त्वरण तो क्या होगा, मैंने आंसर ही बता दिया। त्वरण क्या होगा बोलो भैया, त्वरण तो सर शून्य होगा। अगर वेग नियत है तो त्वरण तो हमेशा शून्य होगा। तो समय अक्ष पर अगर आपको ग्राफ दिखाई दे मतलब कि वहां पर विरामावस्था में भी हो सकता है और नियत वेग से भी चल सकता है। अच्छा, अब इसका एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, एक्सटी ग्राफ। तो सर एक्सटी ग्राफ अगर हम बनाने जाए तो हम कैसा बनाएंगे, यहां पर देखो अगर वेग नियत है तो वेग समय पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो अगर नियत वेग होता है तो मैं लिखता हूं x बराबर v इंटू टी। अरे ऐसा समझा है ना हमने कि अगर मान के चलो एक वस्तु नियत वेग से चल रही है, नियत चाल से चल रही है, तो उसकी जो दूरी होगी वह चाल गुणा समय होगा, या विस्थापन जो होगा वो वेग गुणा समय होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि जो x है वो समानुपाती होगा t के। तो मैं यहां पर जो इसका ग्राफ बनाऊंगा बेटा, हरे कलर से बनाते हैं, तो ये ग्राफ एक सीधी रेखा बनेगा, सीधी रेखा। अब ये सीधी रेखा कहीं से भी, है ना, मतलब सरल रेखा बनेगा और किसी कोण थीटा पे बनेगा और ये कहीं से भी शुरू हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, वो यहां से भी शुरू हो सकती है, यहां से भी शुरू हो सकती है, यहां से भी शुरू हो सकती है, यहां से, यहां से, यहां से, मतलब नेगेटिव से भी शुरू हो सकती है, पॉजिटिव से भी शुरू हो सकती है। इसका ढाल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुन। अगर इसका ढाल पॉजिटिव है, इसका ढाल पॉजिटिव है, कहने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसका ढाल क्या देता है, यहां पर इसका जो ढाल है, सर हमको इसका ढाल थीटा है, तो यहां पर टेन थीटा ये इसका जो ढाल होगा वो हमें वेग दे रहा है। तो अगर ये एक्सटी ग्राफ है, स्थिति और समय के मध्य ग्राफ है, तो यहां पर इसका ढाल नियत है, तो ढाल नियत है तो वेग नियत है, बिल्कुल सही बात है। तो देखो ये समय के साथ इसका क्षेत्रफल वीटी ग्राफ से भी समझ सकते हो, क्षेत्रफल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो एक्स स्थिति बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। अब जो वेग है बेटा, वेग तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ना। अरे वेग इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव ढाल होगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वेग आ जाएगा, नेगेटिव एक्सटी ग्राफ बन जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, क्लियर है कहानी। ये इसके लिए बनाया है ना। अगर वेग नेगेटिव होता, वेग नेगेटिव होता तो नीचे होता तो नीचे की तरफ ग्राफ बन जाता, उसमें कोई चक्कर किसी को नहीं होना चाहिए, है ना। एक बार छोटे से मैं बना के भी बता देता हूं। अगर वेग नेगेटिव होगा तो हम तो भूल जाते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं हम। देखो अगर मान के चलो वीटी ग्राफ में अगर ऐसा दिया हुआ है तो एक्सटी ग्राफ जो इसका बनेगा, एक्सटी ग्राफ जो बनेगा इसका, वो एक्सटी ग्राफ क्या हो जाएगा, एक्सटी ग्राफ अब ऐसा हो जाएगा, है ना। ये भी कहीं से भी शुरू हो सकता है, वो तो ये डिपेंड करता है कि प्रारंभिक स्थिति क्या है। अगर मूल बिंदु से शुरू हुआ तो मूल बिंदु से होगा तो इधर की तरफ हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर x बराबर x नॉट से शुरू हो रहा है तो यहां से हो जाएगा, ये मूल बिंदु से, यहाँ से। अरे यार वस्तु कहीं से भी हो सकती है ना यार। ले मैं यहाँ पे खड़ा हूं, नेगेटिव दिशा में जाना है तो मूल बिंदु से इधर जा रहा हूं, तो मूल बिंदु से ग्राफ बना दो, है ना। x बराबर 5 मीटर पे खड़ा हूं, नेगेटिव में जा रहा हूं, तो x बराबर 5 मीटर से तो यहां से ग्राफ बन जाएगा। उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसमें भी हो सकता है मूल बिंदु पे ना खड़े हो तो यहां से खड़े हो तो यहां पे ग्राफ बना दो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है उसमें। इसी प्रकार से अब हम बात करते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ की, जिसको हम बोलते हैं नियत त्वरण, है ना। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नियत त्वरण के जो ग्राफ है वो गुरुत्व के अधीन के भी ग्राफ है, गुरुत्व के अधीन गति के भी ग्राफ है। तो अगर मैंने बात करी नियत त्वरण की, नियत त्वरण की बात करी, तो नियत त्वरण में क्या होगा बेटा, चलो पहले एक बार बना देते सारे ग्राफ। कुछ ना कुछ एक्सटी होगा, कुछ ना कुछ वीटी होगा, हमें नहीं पता क्या होगा, और कुछ ना कुछ एटी होगा। देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सर सबसे पहली बात, त्वरण का मान अशून्य है, त्वरण नियत है, तो मतलब ये ग्राफ ऐसा बनना चाहिए एक्स अक्ष के समांतर। जो भी नियत होगा उसका ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर बनेगा ही बनेगा। तो यहां पर त्वरण शून्य हो गया, त्वरण नियत हो गया, ठीक है। अब अगर त्वरण नियत है तो वेग क्या होता है, वेग सर समानुपाती होता है समय के, ये हमने पढ़ा है। और जो x होता है वो समानुपाती होता है टी स्क्वायर के, ये भी हमने पढ़ा है। तो इसके जो ग्राफ बनने चाहिए वो कैसे बनने चाहिए सर, इसका जो ग्राफ बनना चाहिए, अगर यहाँ पर वेग समानुपाती है टी के तो ऐसा ग्राफ बनना चाहिए, और अगर x समानुपाती है टी स्क्वायर के तो परवलय बनना चाहिए। बिल्कुल आसान सी बात।
क्या बन रहा है भैया? परवलय बन रहा है। क्यों परवलय बन रहा है यहाँ पर? अब जो भी मैंने बताया वो सब इसमें वेरीफाई कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर इसकी ढाल नियत है, देखो एक्सटी ग्राफ वीटी ग्राफ की ढाल, जो भी बोल रहा हूं वो सब कुछ आपस में ऊपर नीचे करके समीकरण से ग्राफ से समीकरण समझ सकते हो। वीटी ग्राफ की जो ढाल है वो नियत है, वीटी ग्राफ की जो ढाल है वो नियत है। तो अगर वीटी ग्राफ की ढाल नियत है बेटा, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं सर कि अगर वीटी ग्राफ की ढाल नियत है मतलब कि यहाँ पे त्वरण नियत है, क्योंकि वीटी ग्राफ की ढाल त्वरण होता है। अच्छा, यहाँ पर वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है वो बहुत तेजी में बढ़ता जा रहा है, तो एक्सटी ग्राफ जो है या एक्स जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सटी ग्राफ का जो ढाल है ये क्या है? एक्सटी ग्राफ का ढाल बताना जरा। एक्सटी ग्राफ का ढाल जो है यह इंक्रीज हो रहा है। अरे ये हंस रहा है, देखो भैया, तो ढाल बढ़ रहा है मतलब वेग बढ़ता जाना चाहिए, तो वेग बढ़ भी रहा है। इसी में ऐसा भी ग्राफ बन सकता है। ये कब है? ये कब बना है? ये तब बना है जब प्रारंभिक वेग शून्य है। कब बना? प्रारंभिक वेग शून्य है। अगर प्रारंभिक वेग शून्य नहीं होता तो ग्राफ और कहीं से, यहां से शुरू होता, यहां से शुरू होता, यहां से कहीं से भी शुरू हो सकता था। तो अगर प्रारंभिक वेग शून्य नहीं है तो वीटी ग्राफ जो बनेगा u नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो कहीं ना कहीं से ऊपर से शुरू होगा और एक सरल रेखा बन जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं ऊपर से शुरू होगा और एक सरल रेखा बन जाएगा। तो ये आसानी से हम इस चीज को समझ सकते हैं और कर भी सकते हैं। क्लियर है कहानी? तो ऐसे हम बिल्कुल बड़ी आसानी से ग्राफ जो सरल रेखा में गति के लिए नियत त्वरण के बना सकते हैं। नियत त्वरण में एक और ग्राफ हम बना सकते हैं, ये नहीं, एक और ग्राफ। नियत त्वरण में बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बेटा है ना, ये अलग से बता रहा हूं, ध्यान रखना। नियत त्वरण में है ना, इसको हम बिल्कुल खतरनाक लाल कलर से बनाएंगे। नियत त्वरण में हम एक v और x के मध्य ग्राफ भी बना सकते हैं। याद करो मैंने आपको बताया था कि v स्क्वायर जो होता है वो समानुपाती होता है x के। v स्क्वायर जो होता है वो समानुपाती होता है x के। तो अगर नियत त्वरण में मैं v और x के बीच में ग्राफ बनाना चाहूं तो v का स्क्वायर है, मतलब कि v से दूर भागता हुआ ग्राफ ऐसा बनेगा। अरे कुछ कुछ याद आया? v स्क्वायर समानुपाती होता है x के, तो ये नियत त्वरण के लिए vx ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ऐसा ही हम सब कुछ नियत त्वरण के साथ साथ नियत मंदन के लिए भी सोच सकते हैं। किसके लिए सोच सकते हैं? नियत मंदन के लिए। तो नियत मंदन के लिए क्या होगा? देखो भैया, ग्राफ बना देते हैं पहले। एक्सटी बनाएंगे हम यहां, वीटी बनाएंगे हम यहां और एटी बनाएंगे हम यहां। अब अगर नियत मंदन होगा तो बेटा मंदन होगा तो ये नेगेटिव त्वरण होता है। मंदन मतलब क्या होता है? नेगेटिव त्वरण होता है, मतलब कि जो एटी ग्राफ बनेगा वो तो नीचे बनेगा। वीटी ग्राफ क्या बनेगा? सर ये समानुपाती तो बनेगा, लेकिन अब इसका ढाल यहाँ पॉजिटिव था क्योंकि त्वरण पॉजिटिव था। अब हमें एक ऐसा ग्राफ बनाना है जो ये बताए कि समय के साथ वेग कम होते जा रहा है, मतलब ढाल नेगेटिव है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। आई बात समझ में? है ना, समय के साथ वेग कम होता जा रहा है और ढाल इसका नेगेटिव है। अब एक्सटी ग्राफ कैसा बनाओ? वेग कम हो रहा है, मतलब कि रोता हुआ ग्राफ बनाओ सर, रोता हुआ, तो ये रो रहा है ना। क्यों? क्योंकि इसका ढाल जो है वो कम हो रहा है, क्योंकि वेग समय के साथ कम हो रहा है, तो ये बहुत दुखी है अपने जीवन से। तो इस प्रकार से हम नियत त्वरण के ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार हमसे पूछे जाते हैं, हमसे ऐसा बोलेगा कि गुरुत्व के अधीन गति हो रही है, उसके ग्राफ कैसे होंगे? तो ये नियत त्वरण मतलब गुरुत्व के अधीन के ग्राफ भी है ये। आई बात समझ में? है ना, आप चाहो तो नियत त्वरण के लिए लिख सकते हो ब्रैकेट में गुरुत्व के अधीन। ठीक है, चलो इसमें गुरुत्व के अधीन गति पर और भी इंपॉर्टेंट सी बातें करता हूं मैं, है ना। ये तो हमारे नॉर्मल ग्राफ हो गए। एक दो और ग्राफ हम बनाना चाहते हैं कि यदि एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो अगर एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा जाता है बेटा, तो जब गेंद नीचे की तरफ गति करेगी, अगर एक गेंद को h ऊंचाई से छोड़ा जाता है और ये गेंद जब नीचे की तरफ, कहां को? नीचे की तरफ गति करेगी बेटा, तो उसका वीटी ग्राफ क्या होगा ये बताना है हमको।
तब वीटी ग्राफ बनाओ। तो देखो कैसे बनेगा। तो अब ये क्या है भैया, यह इसमें देखो मैं ध्यान से, तो वीटी ग्राफ कैसा बनेगा ध्यान से देखो। अगर मैं देखूं बेटा तो इसका वीटी ग्राफ क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ जो हो जाएगा इसका वह ये बताएगा कि सर जब नीचे की तरफ आएगी तो इसका वेग बढ़ता जाएगा। अब नीचे को अगर मैंने पॉजिटिव मान लिया भी नीचे को पॉजिटिव, मैंने आपको बताया था नेगेटिव पॉजिटिव मैं मान सकता हूं, क्योंकि अगर मैं नीचे को नेगेटिव माना तो वेग नीचे की तरफ मुझे बढ़ाना पड़ेगा, तो गंदा ग्राफ बनेगा। चलो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो नीचे की तरफ पॉजिटिव है, तो नीचे की तरफ मतलब नियत त्वरण से प्रारंभिक वेग 0 है, तो वेग बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो जब नीचे आएगी तो इसका वेग बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा। जैसे ही गेंद धरातल से टकराएगी और टकराकर मान के चलो वापस ऊपर जाने लगी, टकराकर वापस ऊपर जाने लगी, तो क्या होगा देखो, अगर ये टकराई है गेंद टकराई है, यहां पर गेंद टकरा रही है, ये टकराई है यू वेग से, तो ये वापस जाएगी माइनस यू वेग से, क्योंकि अब ऊपर को तो नेगेटिव बोलना पड़ेगा। अरे जब नीचे पॉजिटिव बोल दिया है तो ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो गेंद माइनस यू से ऊपर की तरफ जाएगी। तो अगर ये अब गेंद ऊपर जाने लगी है तो देख जितने वेग से टकराई है वही वेग है, बस नेगेटिव हो चुका है। फिर ऊपर टकराई ऊपर टकराई टकराई ऊपर, तो अगर वो गेंद 50 मीटर पर सेकंड से टकराई है तो टकराते समय उसका वेग 50 था, टकराकर ऊपर आएगी, वो टकराई ऊपर आएगी, तो मतलब उसका वेग कितना हो चुका है, -50 हो चुका है। तो अगर ये 50 था तो टकराते ही उसका वेग हो जाएगा -50। फिर वापस से ऊपर आएगी ऊपर आएगी ऊपर आएगी, तो वेग देख ऊपर आएगी तो वेग कब कम होता जाएगा, है ना, मतलब कि 0 होगा थोड़ी ही देर बाद, तो ये ऐसा हो जाएगा। फिर उच्चतम बिंदु पर जाएगी, फिर नीचे आएगी, मतलब फिर वेग पॉजिटिव में बढ़ेगा। तो इसी के हिसाब से ग्राफ बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। ठीक है, देखो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर इसका विस्थापन 0 हो गया है। वो थोड़ा ठीक से बना देते हैं हम। ठीक है, तो ये ऐसा ही ग्राफ बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा बनता जाएगा। क्लियर है कहानी बेटा, है ना। इसमें ही अगर मैंने तुमसे पूछा होता एटी ग्राफ, तो इसका एटी ग्राफ कैसा बनता, एटी ग्राफ सर अगर नीचे को पॉजिटिव आपने बोला है तो एटी ग्राफ नियत बनता है ना, इसको नेगेटिव, इसको कम ज्यादा मत कर देना, त्वरण तो हमेशा नियत होता है। चलो बेटा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से ग्राफ है हमें जो पता होने चाहिए। इसी प्रकार से अगर गेंद को ऊपर फेंका होता तो ग्राफ जो है ऊपर फेंकते तो ऊपर जाने पर वेग कम हो जाता, तो ग्राफ जो है ऐसा नीचे की तरफ बन जाता, बनता यही लेकिन बस ऐसा नीचे की तरफ बन जाता। क्लियर है कहानी। अरे यही बनेगा ना, गेंद नीचे जा रही है उच्चतम, गेंद को ऊपर फेंका तो गई उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होगा, तो ये वेग 0 हो गया यहाँ पर, फिर नीचे आ रही है तो फिर वेग नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है सर, नहीं ठीक है, गेंद को ऊपर फेंक ऊपर, तो गेंद ऊपर जाएगी, हाथ में आ गई, तो ऊपर जा रही है, तो वीटी ग्राफ क्या होगा देखो भैया, वेग कम हो रहा है, तो वेग कम हो रहा है फिर 0 होगा, फिर हाथ में आ गई, तो ये हो गया वीटी ग्राफ। ये वाला एरिया सेम होना चाहिए। सर एरिया क्यों, अरे इसका एरिया विस्थापन देता है, गेंद घूमकर हाथ में आगे वापस, तो विस्थापन 0 हो गया, विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया। इसी प्रकार से अगर हमने इसका एटी ग्राफ बनाया तो ये एटी ग्राफ भी नियत हमेशा बनेगा। क्यों, क्योंकि अब मैंने ऊपर को पॉजिटिव माना है, ध्यान से देख, ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को पॉजिटिव माना है। एक सेकंड, गेंद ऊपर की तरफ जा रही है तो मैं बोल रहा हूं, मैंने दिया है ऊपर की तरफ पॉजिटिव, हाँ, तो एक मिनट, अब इसको हम 80 को नीचे बनाएंगे। क्या चल रही है भैया, ये क्या हो गया, देखो यहां पर मैंने बोला ऊपर को पॉजिटिव, तो वेग ऊपर की तरफ जो है वो पॉजिटिव होगा, तो ऊपर की तरफ वेग पॉजिटिव है, तो ऊपर की तरफ जा रही है तो वेग पॉजिटिव हो रहा पॉजिटिव में, फिर इस बिंदु पर 0 हुआ तो उच्चतम बिंदु पर वेग 0 हो गया, फिर गेंद नीचे की तरफ आ रही तो वेग नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, और ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, जी नीचे की तरफ है तो -g। ठीक है, यही ग्राफ ऊपर भी बन सकता, उल्टा भी बन सकता, अगर आपने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव मान लिया तो। आया समझ में, है ना। तो ये थोड़ा सा अजीब होता है, मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है ना, लेकिन थोड़ा समझ सकते हो। अब हम आसान बातों की तरफ बढ़ते हैं और हम ये समझते हैं कि कैसी कंडीशंस हो सकती है जिनमें ग्राफ संभव ना हो या ग्राफ पॉसिबल ना होने वाली कंडीशंस देखते हैं, है ना, वो कंडीशंस जिसमें ग्राफ पॉसिबल ना हो।
तो देखो बेटा, अगर आपको ऐसा VT ग्राफ दिया है, ऐसा XT ग्राफ दिया है, ऐसा AT ग्राफ दिया है, तो ये ग्राफ संभव नहीं है ना। ग्राफ संभव नहीं है। तो कब ग्राफ संभव नहीं होते, उन कंडीशंस की बात करते हैं। देखो बेटा, एक ही समय पर किसी भी गतिशील वस्तु के पास दो वेग, एक ही समय पर लिख देते हैं हम यहां पर, एक ही समय पर किसी भी वस्तु के पास दो वेग, या स्थिति लिखते हैं हम, ज्यादा सही होगा, स्थिति त्वरण नहीं हो सकते। ठीक है, क्यों भैया? अरे यार कैसी बात है, क्यों नहीं हो सकते? चल, तू यहां भी है, तू वहां भी है। सर आप तो हर जगह हो, आप मेरे फोन की स्क्रीन में भी हो, दूसरे की फोन की स्क्रीन में भी हो, ऐसी मूर्खता भरी बातें मत कर, है ना। मैं फिजिकली प्रेजेंट होने की बात कर रहा हूं। मैं एक बार में एक ही जगह हो सकता हूं, है ना। सर हम यहाँ है, लेकिन हम किसी और के ख्यालों में भी है। अबे तुम किसी के ख्यालों में नहीं हो, है ना, ऐसी गलतफहमी मत पालो। तुम्हारे ख्यालों में और कोई हो सकता है, लेकिन तुम ना, शकल देखी है तुमने अपनी? ठीक है, तुम किसके ख्यालों में जाओगे? बुरा सपना बन जाओगे किसी का। देखो यहाँ पर, है ना, तो एक ही स्थान पर बस व्यक्ति जो है, नहीं सर मैं बहुत स्मार्ट दिखता हूँ। हाँ चल ठीक है, तुम भी स्मार्ट हो, है ना, कि मुझसे ज्यादा स्मार्ट थोड़ी ना हो सकते हो। मान के चलो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, फिर मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तो यार अलग अलग समय पर था ना। एक ही समय पर मैं यहाँ और यहाँ साथ में मौजूद थोड़ी ना हो सकता हूँ, या एक ही समय पर मैं इधर और इधर दोनों तरफ थोड़ी ना जा सकता हूँ। तो मेरे पास एक ही समय पर दो वेग, दो विस्थापन, दो त्वरण संभव नहीं है। तो फिर ऐसे ग्राफ बने, आपको ये VT ग्राफ बना दिया, देखिए एक समय पर दो वेग आ गया है। ये XT ग्राफ बना दिया, एक समय पर दो विस्थापन आ गए हैं, एक समय पर दो त्वरण आ गए हैं। अच्छा, फूल पत्ती वाले ग्राफ संभव नहीं है, मतलब आप चाहो तो कॉपी में लिख दो, फूल पत्ती नहीं बनाना भैया, फूल पत्ती बना दे, जैसे NCERT में बनी है फूल पत्ती। तो ये कोई भी संभव नहीं है। आई बात समझ में? इसी के साथ मतलब दो, एक कोई भी भौतिक राशि हो, है ना, एक बार में दो, एक समय पर दो नहीं हो सकती। इसी के साथ साथ में केस 2 लेते हैं। हमें पता है सर कि अगर चाल, वो साफ लिख के दे रहा है, चाल और दूरी, है ना, चाल और दूरी कैसी राशि होते हैं? चाल और दूरी कैसी राशि होते हैं? सर चाल और दूरी अदिश राशि होते हैं। मतलब यह ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो अगर यह ऋणात्मक नहीं हो सकते बालक, तो ये देख चाल नेगेटिव नहीं संभव है। यहां पर यह भी दूरी, देख दूरी नेगेटिव में संभव नहीं है। क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखना है, एक जो चाल और दूरी है वह कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, है ना। अच्छा, चाल जो है, चाल, अब ध्यान सुनना एक और बात, जो दूरी है वो हमें पता है, जो हमने पढ़ा ना उसी का ग्राफ बना रहे बस। दूरी जो है हमें पता है समय के साथ हमेशा बढ़ती है, हमें पता है सर दूरी समय के साथ हमेशा बढ़ती है, लेकिन जो चाल है वो समय के साथ बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। दूरी, ये देख, ये ही ग्राफ अगर ये दूरी और समय का है तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दूरी समय के साथ हमेशा बढ़ती है, कभी भी घट नहीं सकती दूरी, है ना। लेकिन चाल तो कम ज्यादा हो सकती है। अगर मैंने ये ग्राफ चाल में बनाया होता, चाल और समय में, तो चाल और समय में क्या ये ग्राफ संभव होता? ये ग्राफ संभव होता चाल और समय में? क्या चाल और समय में ये वाला ग्राफ संभव होता? सोचो सर, चाल और समय में ये ग्राफ संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि चाल नेगेटिव नहीं हो सकती, लेकिन चाल कम होकर जरूर बढ़ सकती है। अरे मान के चलो मैंने गाड़ी में ब्रेक लगा दी, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी, तो चाल कम हुई फिर बढ़ी, तो कम कर बढ़ जरूर सकती है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हो सकती। लेकिन यही चीज दूरी में संभव नहीं थी, है ना। अगर मैं दूरी और समय का ग्राफ बनाता ऐसा,
दूरी और समय में ग्राफ बनाता है ऐसा, ये ग्राफ। तो दूरी और समय में यही ग्राफ संभव नहीं होता कि दूरी कम होकर नहीं बढ़ सकती, दूरी हमेशा बढ़ेगी। आया समझ में? तो ऐसे कुछ ग्राफ आपको पता होने चाहिए कि संभव होते हैं या नहीं होते हैं। इसी प्रकार से मान के चलो ये xt, vt और at ग्राफ, ये तीनों ग्राफ क्या बता रहे हैं? यह बता रहे हैं कि सर एक ही समय पर बहुत सारी स्थिति, एक ही समय पर बहुत सारे वेग, एक ही समय पर बहुत सारे त्वरण संभव नहीं है। क्लियर है? तो कभी भी ग्राफ xt अक्ष के लंबवत नहीं हो सकता। सर आपने अभी हमें बना के तो बताया था, चीटिंग कर रहे हो सर आपने अभी हमको बताया था ऐसा ग्राफ। तो ये सर एक ही समय नहीं, ये क्या कहना चाहते हैं? डॉट 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 क्या कहना चाहते हैं कि टकराई और उसी बहुत छोटे क्षण में वेग में परिवर्तन आ गया। तो सिर्फ डॉट 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 करके मैंने इसको ऐसा नहीं बना सकता, मुझे सिर्फ डॉट डॉट करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीच वाले वेग इसने लिए नहीं, अचानक से पता नहीं क्या ऐसी शक्ति आई इसके पास जो 50 से -50 हो गई। तो इसलिए ये वाला ग्राफ संभव है, लेकिन ये वाले ग्राफ संभव नहीं है, ठीक है। क्यों संभव नहीं है? साफ दिखता है कि सर एक ही समय पर एक से ज्यादा भौतिक राशि, मतलब एक से ज्यादा स्थिति, एक से ज्यादा वेग और एक से ज्यादा त्वरण संभव नहीं है। चलो बेटा, तो हमने काफी सारी जानकारी इकट्ठा कर ली ग्राफ के ऊपर। अब हम क्लास में जो थोड़ा समय बचा है उसमें सवाल करेंगे। आज भी कुछ सवाल करेंगे और अगली क्लास में भी काफी सारे सवाल करने वाले। तो एक एक करके मैं सवाल देते जा रहा हूं, जल्दी जल्दी से इनके जवाब बताना शुरू करो। पहला सवाल क्या कह रेला है? ये बोलता है कि दो कण ए और बी का स्थिति समय ग्राफ का ढाल है ना, ये ऐसा देख रहे करो ना, dx प्रोबेबिलिटी वेग होता है, मतलब इसका ग्राफ जो है वो ढाल जो है वो मुझे वेग देगा। चलो भैया, तो ढाल क्या होता है ना, वेगों का अनुपात बताना है तो va बताना है और vb बताना है। तो va पता चलेगा सर xt ग्राफ के ढाल से, तो जो ढाल होता है वो होता है tan थीटा, मतलब tan थीटा कोण कितना है, तो va के लिए लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। क्लियर बेटा? क्या लिख सकते हैं? tan 30 डिग्री। tan 30 मतलब 1/√3। vb क्या लिख पाएंगे? vb को लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, मतलब ये हो गया √3। तो अगर हम अनुपात निकाले va बटा vb तो ये हो जाएगा 1/√3 तो अनुपात आ गया 1/3, या va अनुपात vb जो आ चुका है होगा 1/3, 1/3। धोखा ना खाओ, उसी के लिए यही सवाल, यही आंसर आएगा, लेकिन इसको और कैसे कैसे आपको विभिन्न प्रकार से धोखा खिलाने के लिए है ना, तुम्हें अपने मार्ग से भटकाने के लिए यही आंसर आएगा। लेकिन ग्राफ को और क्या क्या बना सकते हैं, मजे लेने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, मजे लेने के तरीके। तो यहां पर यही ग्राफ बनाएंगे, लेकिन ऐसा बना देंगे, ये xt ग्राफ बनाएंगे, ये a है, ये b है, ये कोण 30 डिग्री बोल देंगे, ये कोण 30 डिग्री बोल देंगे। बात वही है, 30 हमें x अक्ष से, ये 30 y अक्ष से, x अक्ष से कितना होगा? 60 होगा, यही बन गया। फिर ऐसे ही मजे लेने के तरीके बोलेंगे, ये लाइन है y बराबर x, क्या लाइन है? y बराबर x, मतलब कितना कोण ये? 45 डिग्री। याद रखना है ना, y बराबर x लाइन है, मतलब कोण कितना, ढाल कितना है? 45 डिग्री। फिर बोलेंगे ये a है जो इससे 15 डिग्री नीचे है, और b है, b जो है वो 15 डिग्री ऊपर है। अब बताओ भैया कि यहाँ पर इनका वेग का अनुपात क्या होगा? अरे मूर्खता भरी बात है, a का कोण कितना हो जाएगा? a के लिए थीटा, तो a के लिए थीटा क्या हो जाएगा सर? 45 - 15 हो जाएगा, मतलब हो गया 30 डिग्री। और b के लिए क्या हो जाएगा? b के लिए 45 + 15 हो जाएगा,
बी के लिए क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 45 प्लस 15, मतलब कितना हो गया 60 डिग्री। तो बात बराबर ही, आंसर वही आएंगे। क्लियर है? तो ये मजे लेने के तरीके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमें बोला है, हाँ ध्यान समझना स्थिति क्या दी है। एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ कर 4 सेकंड के लिए एक समान रूप से त्वरित होती है, फिर एक समान वेग से गति करती है। निम्न में से एक्स ग्राफ क्या बनेगा? तो पहले तो देखो, एक समान त्वरण, मैंने क्या बोला था, जो भी सवाल आएंगे जो हमने पीछे पढ़ा उसी के अंश होंगे। तो अगर एक एक्सटी ग्राफ है हमारे पास, तो मुझे पहले बताना है 4 सेकंड के लिए किसी समय के लिए एक नियत त्वरण का जो ग्राफ बना था एक्सटी का, वो ये बना था। फिर एक समान वेग, तो एक समान वेग के लिए ऐसा ग्राफ बन जाएगा। ये मेरा आंसर आ चुका है क्या ऑप्शन में? हाँ सर, चौथा ऑप्शन है। देखिए क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कम हुआ वेग, है ना, ढाल नेगेटिव है, मतलब कम वेग हुआ फिर नियत हो गया। ये बता रहा है कि वेग कम हुआ फिर क्या हो गया, ये वेग कम हो रहा है, फिर उसके अंदर नियत वेग है लेकिन नेगेटिव में जा रहा है। इसी प्रकार से ये वेग बढ़ा और ये स्थिर हो गया, है ना, लेकिन ये वेग बढ़ेगा मतलब त्वरित हो, फिर नियत वेग से चलते रहे। तो ये वाला ग्राफ सही हो गया। आसान सवाल। ऐसे ही और सवाल देखते हैं। चित्र में गतिमान एक्सटी ग्राफ पे ही सवाल चल रहे हैं। 10 सेकंड के दौरान कण का औसत वेग का परिमाण ज्ञात कीजिए। बहुत बड़ी बात, औसत वेग, औसत चाल भी पूछ सकता है, औसत वेग भी निकालूंगा, औसत चाल भी निकालूंगा। तो पहले औसत चाल, ग्राफ से, चलो औसत वेग निकाल लेते, सॉरी, पहले ग्राफ से औसत वेग कैसे निकालेंगे? औसत वेग होता है कुल विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन क्या हो गया ये बताओ सर। इसने देख, ये एक्सटी ग्राफ है ना, एक्सटी ग्राफ मतलब कहां पर था, स्थिति बता रहा है। तो t इक्वल्स टू 0 पर स्थिति बताओ इसकी। t इक्वल्स टू 0 पर स्थिति, तो ये x इक्वल्स टू 0 होगा। t इक्वल्स टू 0 पर x इक्वल्स टू 0 होगा। इसी प्रकार से 10 सेकंड पर, तो t बराबर 10 सेकंड पर, या x1 बोल देते इसे, x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा t बराबर 10 सेकंड पे 40 मीटर हो चुका है। तो यहां पर विस्थापन मतलब डेल्टा x होता है, x2 माइनस x1 होगा। मुझे नहीं मतलब बीच से क्या हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा सर, यह हो जाएगा 40 मीटर। तो अगर मुझे औसत वेग है तो हो जाएगा 40 बटा समय लगा 10 सेकंड, हो गया 4 मीटर प्रति सेकंड। मेरा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा। इसी प्रकार से अगर मुझसे पूछा नहीं है फिर भी नहीं, मैं निकाल कर दे रहा हूं, औसत चाल पूछते तो कैसे बताते हैं? औसत चाल, सोचो औसत चाल कैसे करते हैं सर? औसत चाल होता कुल दूरी बटा समय। औसत चाल होता दूरी बटा समय या कुल दूरी बटा समय। तो कुल दूरी कितनी है देखो, अब मुझे ये भी देखना पड़ेगा कहां से कहां गया। तो ये t बराबर 0 से t बराबर 6 सेकंड में, 6 सेकंड में ये 60 मीटर से 10 मीटर तक गया। मतलब ये चला 60 माइनस 10 या 50 मीटर चला। आ रही बात, ये यहां पर इतना चला, फिर उसके हमने और आगे गया। तो t बराबर 6 सेकंड से t बराबर 10 सेकंड के बीच में कितना चला? तो सर ये यहां पर आगे बढ़ा, मतलब 10 से 40 गया, मतलब हो गया 40 माइनस 10, मतलब चला ये 30 मीटर। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कुल दूरी कितनी हुई, तो v एवरेज मतलब कि औसत चाल अगर मैं लिखना चाहूं तो लिखूंगा 50 प्लस 30, क्योंकि 50 मीटर चला फिर 30 मीटर चला और समय लिया 10 सेकंड, तो क्या 8 मीटर प्रति सेकंड। कितना हो गया? 8 मीटर प्रति सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट सा, बढ़िया सा, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। क्लियर है कहानी? चलो आगे बढ़ते हैं और एक आधे ऐसे और छोटे मोटे सवाल देख लेते हैं। बोला पृथ्वी की सतह से
एक वस्तु ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित की जाती है तो वेग समय ग्राफ क्या होगा? तो हमने अभी भी बनाया सर कि अगर गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं तो समय के साथ वेग कम होगा, शून्य होगा, फिर वेग बढ़ेगा। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर सर कम होगा, शून्य होगा, शून्य होना जरूरी है। सर ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, आंसर तो ये आएगा। ये क्या ग्राफ है? देखो ये क्या है? ये गया ऊपर तो ये पॉजिटिव था, अभी नीचे आया तो नेगेटिव हो गया। ठीक है, ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आया तो नेगेटिव। ठीक है, तो ये ग्राफ तो सर बन गया। लेकिन वास्तविकता में अगर मुझे चाल और समय के बीच ग्राफ पूछता, चाल और समय में, अरे ये अभी हमने बनाया था, चाल और समय में ग्राफ क्या बनेगा? देखो ध्यान से बेटा, चाल कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो अगर मैंने चाल और समय लिखा तो यहां पर जो ग्राफ बनता वो ऐसा बनता कि समय के साथ चाल कम हो रही है, चाल शून्य हुई, फिर चाल बढ़ रही है। चाल का नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, ये नेगेटिव में वेग बढ़ रहा है इसलिए नीचे ले गया, में से एक्स अक्ष के नीचे ले गया, लेकिन ये ऊपर ही रहता। ठीक है, तो एक ट्रिक से हम एक छोटी सी बात समझ सकते हैं कि अगर मुझे कभी भी वेग और समय में ग्राफ पता हो और मुझे चाल और समय में ग्राफ निकालना हो तो मैं अगर इस समय अक्ष के सापेक्ष जो नीचे है उसे ऊपर ले जाऊं, या मैं समय अक्ष को एक दर्पण मान लूं और नीचे वाले का प्रतिबिंब ऊपर बना दूं। लिख ले कॉपी में, समय अक्ष को दर्पण मान लो। अगले पेज पे लिख देते हैं कि अगर हमें वेग समय ग्राफ से चाल समय ग्राफ में जाना है, तो समय अक्ष को दर्पण मान लो और प्रतिबिंब ले लो। तो दर्पण मान लो तो देखो क्या होगा, इसका दर्पण मानने का मतलब क्या? देखो जैसे यहां पर हमारे पास वीटी ग्राफ था, तो ये ग्राफ मेरे पास ऐसा था। अगर मैंने समय अक्ष को दर्पण माना तो ये दर्पण हो गया। दर्पण, कांच मतलब क्या होता है भैया? दर्पण मतलब क्या होता है सर? ये जो दर्पण क्या होता है? प्रतिबिंब होगा, मतलब ये नीचे नहीं जाने देगा। अब उसका प्रतिबिंब कहां दिखेगा? ऊपर दिखेगा। तो इसी का ये ट्रिक है, एक एसपी स्टार मेथड, एक ट्रिक है जिससे हम सवाल को आसान बना सकते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर चाल और समय के मध्य ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ इधर आएगा, यहां तक आएगा, दर्पण है, नीचे नहीं जाएगा, तो ये ऊपर चलेगा। अरे ऐसा मान के लाइट फेंकी तूने तो दर्पण से टकराकर वापस ऊपर चली जाएगी। ऐसे ही अगर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, और ये वीटी ग्राफ होता ऐसा, तो इसका चाल और समय में ग्राफ जो बनता, चाल और समय में, तो क्या होता है? नीचे नहीं जाने देना है तो ये ऊपर ही बन जाता। क्लियर है? ये नीचे वाले को भी ऊपर ले जाओ। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर हम चाल और समय के बीच में और वेग और समय के बीच में ग्राफ है तो ऐसे कैसे हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातों की तरफ। चलो एक और सवाल कर लेते हैं हम, है ना, आखिरी सवाल आज की क्लास का, फिर हम क्विज करेंगे। बोला है कि देखो एक्सटी ग्राफ के आज सारे क्वेश्चन कर लिए हमने ना, स्थिति और समय के लिए सारे ग्राफ के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो वैसे ही समय हमें बोला गया है कि समय और दूरी समय के लिए वक्र दिया गया है। फिर बोला है अधिकतम तत्कालिक वेग या ताक्षणिक वेग वक्र के किस बिंदु के आसपास होगा? अधिकतम वेग, तो अगर मेरे पास एक एसटी ग्राफ है और इससे वेग देखना है तो उसका ढाल, तो देखो यार ग्राफ कुछ ऐसा बना है, तो यहां पर ढाल देखूं मैं तो ढाल यहां पर सर कम है, फिर ढाल बड़ा, यहां पर ढाल बीच में अधिकतम हुआ, और उसके बाद में ढाल और कम हुआ। तो अधिकतम ढाल किस बिंदु पर मिलेगा मुझे? अधिकतम ढाल सर सी बिंदु के आसपास मिलेगा। देखो भैया ढाल का मैं ए बिंदु ये रहा, तो ढाल कम था, बड़ा अधिकतम हुआ, फिर कम हुआ। तो ढाल जो है अधिकतम वो कब मिला? सी बिंदु पर। तो जो वेग होगा ताक्षणिक वेग वो सबसे अधिकतम कहां होगा? सी बिंदु के आसपास होगा। तो यह AIPMT 2008 का सवाल। इसी प्रकार के सवालों के साथ अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। 2 सवाल दे रहा हूं क्विज के रूप में, एकदम आसान से, इनका जवाब बताओ और फिर हम आगे इस पर और चर्चा करेंगे। क्विज का पहला सवाल
आपके सामने बहुत बहुत आसान सा सवाल। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा? वेग और समय ग्राफ क्या बनेगा? परवलय, दीर्घवृत्त, अति परवलय, सरल रेखा। चलो भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। 10 सेकंड का सवाल, आसान सी बात। अभी हमने पढ़ा सरल रेखा बनेगा। सर क्या बनेगा? ग्राफ सरल रेखा, वीटी ग्राफ, गुरुत्व के अधीन गति, नियत त्वरण, सरल रेखा। आखिरी सवाल एआईपीएमटी 2011 का सवाल। बोला है एक बालक 20 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष पर खड़ा है और वह एक पत्थर गिराता है, तो पत्थर का पृथ्वी पर टकराते समय वेग क्या होगा? यह भी एक छोटा सा सवाल, जल्दी से इसका जवाब बताओ। एआईपीएमटी 2011, नीट 2011 का सवाल। चलो भैया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप टाइम अप। हमें पता है सर कि जब भी एक किसी भी h ऊंचाई से गेंद को छोड़ा जाए तो वेग जो होता है वो √2gh होता है। तो होगा √2 इंटू जी। जी का मान है 10, h का मान कितना है भैया? 20 मीटर है। तो यहां पर हो जाएगा अंतिम वेग हो जाएगा √ सर ये हो जाएगा 400, या हम लिख सकते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। चलो भैया, तो आसान से 2 सवाल क्विज में डिस्कस करें। इसी प्रकार के और बढ़िया सवालों के साथ है ना कल की क्लास में मिलेंगे, जिसमें हम आलेखीय विश्लेषण पर और सवाल करेंगे। ठीक है, तो आलेखीय विश्लेषण में हमने जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें जानी बेटा, जो हमें ध्यान रखना है, जिससे हमारे सारे सवाल होते हैं, कौन कौन सी बात कि अगर मेरे पास एक एक्सटी ग्राफ है तो एक्सटी ग्राफ का ढाल जो है वो मुझे वेग देगा, वीटी ग्राफ का ढाल जो है मुझे वो त्वरण देता है, वीटी ही ग्राफ का क्षेत्रफल जो है वो वेग में परिवर्तन देता है, वेग में परिवर्तन स्थिति में परिवर्तन देता है वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है। अरे ये कैसे याद हो जाता है एकदम से इनको? अरे इंटीग्रेशन ऑफ वी डी जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स पढ़ा ना हमने। तो यहां पर इसका जो क्षेत्रफल है वो स्थिति में परिवर्तन देगा, स्थिति में परिवर्तन। और आखिरी इंपॉर्टेंट सी बात कि अगर हमारे पास एटी ग्राफ है तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डीवी के बराबर होता है। मतलब एटी ग्राफ का क्षेत्रफल जो है, एटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल है हमें वेग में परिवर्तन देगा, वेग में परिवर्तन। क्लियर है बेटा? चलो, तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी हम पढ़ चुके हैं, इस पर काफी सवाल भी कर लिए हैं। अगली क्लास में और थोड़े सवाल करेंगे और अपेक्षित गति पढ़ेंगे बेटा। चलो, तो आज जितना पढ़ा रिवाइज कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में। हर बार की तरह आपको जो होमवर्क है वो ऐप में ही मिल जाएगा बेटा, और अगली क्लास में गति के आलेखीय विश्लेषण पर उदाहरण करेंगे और साथ ही साथ थोड़ा बहुत अपेक्षित गति जानेंगे। तो जितना पढ़ा रिवाइज कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।